myself R.L. Pandey, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा। आज मैं एमएससी मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर के पेपर फंक्शनल एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन थ्योरी में एक लेक्चर प्रेजेंट करूंगा। टॉपिक का नाम है नॉर्म लीनियर स्पेस। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर स्पेस क्या है। तो लीनियर स्पेस को आप वेक्टर स्पेस के रूप में पढ़ चुके हैं और उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो आपने बीएससी में पढ़ा है कि वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस क्या होता है। तो लीनियर स्पेस में एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं हम V, जिसके एलिमेंट्स वेक्टर हम कहते हैं। फिर एक फील्ड लेते हैं, उसके एलिमेंट स्केलर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद एक ऑपरेशन जिसको हम इंटरनल कॉम्पोजिशन बोलते हैं या एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, प्लस V क्रॉस V से V में। और एक और कॉम्पोजिशन हम लेते हैं डॉट, जो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कहलाता है V/F, या इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो ये दो ऑपरेशन लेते हैं। अब इन दो ऑपरेशन के साथ में ये जो V है वो फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहलाता है यदि इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जो फर्स्ट है, जो V प्लस है, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ये जो प्लस यहाँ पर डिफाइन है। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि हम कोई स्केलर लेते हैं और कोई एक वेक्टर लेते हैं तो ये A अल्फ़ा जो है वो वेक्टर होगा। ये मैपिंग में भी वो प्रॉपर्टी ही है। फिर उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि हम दो वेक्टर लें और दो स्केलर लें तो ये इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, जहाँ पर वन फील्ड का यूनिट एलिमेंट है। तो ये जो चीज़ें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन थी। फिर हमने वेक्टर स्पेस को बहुत डिटेल में पढ़ा है कि सब स्पेस क्या है, फिर सब स्पेस का यूनियन, इंटरसेक्शन, उसका बेसिस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वेक्टर स्पेस की जितनी भी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। जो नॉर्म लीनियर स्पेस है उसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है। ये वेक्टर स्पेस का बहुत फेमस एग्जांपल है और यहीं से वेक्टर स्पेस स्टार्ट हुआ है। तो ये एन टपल का सेट है Rn और ये रियल नंबर के फील्ड पर वेक्टर स्पेस होता है। अब आप इसमें देखिए कि इसका जो जीरो वेक्टर है 0 0, और ये जो एक x1 x2 xn एक और वेक्टर है। ज्योमेट्री के थ्रू यदि हम ये प्रूफ है कि इनकी जो ओरिजिन और इसकी जो डिस्टेंस है, इसको इस डिस्टेंस को यदि हम मॉड ऑफ x कहते हैं तो वो इस तरीके से डिफाइन है। ज्योमेट्री में हम दो वेक्टर या दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो जब हम 0 0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं कि ये जो मॉड ऑफ x है और ये जो मॉड ऑफ x है वो उस वेक्टर की लेंथ कहलाता है। जो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस है उसको हम उसकी लंबाई कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से Rn के किसी भी एलिमेंट या आप किसी भी वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हो जो कि एक रियल नंबर है। तो यदि हम उसको जनरलाइज करें, लेंथ को जनरलाइज करें, तो यहाँ पे जो लेंथ है Rn के जो एलिमेंट की जो लेंथ है, इट इज़ ए फंक्शन फ्रॉम Rn टू R। मान लो इस फंक्शन को हम ऐसा, ये जो फंक्शन है ये मॉड के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, तो ये फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, Rn में तो हमने वेक्टर की जो लेंथ है वो डिफाइन कर रखी है। मान लीजिए इसके अलावा भी और कोई वेक्टर स्पेस हो, फंक्शंस के वेक्टर स्पेस होते हैं, सीक्वेंसेस के वेक्टर स्पेस होते हैं, तो उस कंडीशन में
यदि हम उस वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है उसकी लेंथ को डिफाइन करें तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी। तो पहली बात यहाँ पर हम इसको लेंथ ना कह के उस फंक्शन को नॉर्म कहेंगे। जैसे नॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि उस वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, मतलब वो ओरिजिन मतलब उसकी जो लंबाई है वो उसको हम जनरलाइज करते हैं, यहाँ पे मॉड को नॉर्म से जनरलाइज करते हैं। तो अब जनरलाइजेशन में जो प्रॉपर्टी होंगी वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये जो फंक्शन डिफाइन है उन्हीं की प्रॉपर्टी से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट पेज में उसकी डेफिनीशन है उसको हम लोग, तो यहाँ पे नॉर्म लीनियर स्पेस क्या है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस समझने के पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्म क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो इसी से हम समझते हैं कि इससे हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर n एक लीनियर स्पेस है। अब यहाँ पे लीनियर स्पेस रियल लीनियर स्पेस है या कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस है, मतलब या तो उसका फील्ड जो होगा वो रियल नंबर का होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। अब जो नॉर्म है इट इज़ ए मैपिंग, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो इन दोनों लाइन के बीच में डॉट लगा है उस n के एलिमेंट को शो करता है। तो इट इज़ ए मैपिंग फ्रॉम n टू r विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है n1, मतलब किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। आप इसमें से देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फिर सेकेंड में यदि वेक्टर का नॉर्म 0 है, यदि आप उसको लेंथ से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यदि नॉर्म उसका 0 है तो वो वेक्टर 0 होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर ये सब एडिटिविटी या ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है कि मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n। फिर ये एब्सोल्यूट होमोजेनिटी है, ये है नॉर्म ऑफ a अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a नॉर्म ऑफ अल्फा या नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। आप इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्चुअल में नॉर्म क्या हुआ, नॉर्म का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन है जो उस लीनियर स्पेस के वेक्टर की लेंथ को लंबाई को बताता है, या आप कह सकते हो कि ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। और तो वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो उस लीनियर स्पेस से रियल नंबर में हो, कोई भी ऐसा फंक्शन जो लीनियर स्पेस से रियल नंबर में है और इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो वो उस वेक्टर स्पेस में नॉर्म कहलाएगा। अब यदि किसी वेक्टर स्पेस में नॉर्म डिफाइन है, नॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो हम ये जो पेयर है इस पेयर को नॉर्म लीनियर स्पेस कहेंगे। ये जो होगा ये नॉर्म मतलब n नॉर्म के साथ में नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाता है। यदि आपका फील्ड n में फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नॉर्म स्पेस कहेंगे, और यदि उसका जो फील्ड रियल नंबर है तो उसको हम रियल नॉर्म स्पेस कहेंगे। अब देखिए कि आगे जो हम जिस टॉपिक में जाने वाले हैं उसके लिए ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझिए कि हमको इसमें पढ़ना है बनाक स्पेस, और बनाक स्पेस के लिए ये जो थ्योरम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है। थ्योरम तो बहुत इजी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसमें थ्योरम है कि लेट n बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस and dn cross n to r defined by dxy is equal to norm of x minus y, then prove that d is metric on x। अब आपने मैट्रिक स्पेस पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है मैट्रिक स्पेस उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर के बीच में एक मैपिंग होती है जो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि n नॉर्म लीनियर स्पेस है तो हम n के दो एलिमेंट के लिए यदि इस फंक्शन को डिफाइन करें dxy इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, देन दिस d इज मैट्रिक ऑन n। ये जो d है वो n में डिस्टेंस फंक्शन होगा, मैट्रिक होगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, बहुत आसान है। आपको d ये डेफिनीशन दी गई है। अब उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है m1 कि dxy इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो xy हमने n में लिया, तो चूंकि वो वेक्टर स्पेस है तो x माइनस वाई n में होगा।
अब x माइनस वाई एन में है तो जो नॉर्म लीनियर स्पेस की जो पहली प्रॉपर्टी है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये जो वेक्टर मैट्रिक स्पेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में आपने लिया डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब जब हमने यहाँ पर n2 लगाया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। तो मैट्रिक स्पेस की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी। फिर अब देखते हैं जो सिमेट्री कहलाती है, तो आपने n में दो एलिमेंट लिया, डी एक्स वाई निकाला, यहाँ पर आपका माइनस बाहर आया। अब ये जो n4 है, n4 में नॉर्म ऑफ ए अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा, तो उससे ये हो गया, और नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स हो गया और डी वाई एक्स हो गया। अब उसके बाद आपकी जो ट्रायंगल इक्वालिटी है ये हम देखते हैं, तीन एलिमेंट लिए, डी एक्स वाई ये हुआ, ये आपका माइनस जेड प्लस जेड किया। अब फिर n3 जो नॉन लीनियर स्पेस की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि हमने जो फंक्शन लिया था डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, इट इज ए मैट्रिक ऑन n, सो n इज मैट्रिक स्पेस। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको लीनियर स्पेस दिया था, लीनियर स्पेस, पहले आपको लीनियर स्पेस मिला, लीनियर स्पेस में आपने नॉर्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब नॉर्म में फिर आपने ये बताया कि एक ख़ास तरीके से यदि हम फंक्शन डिफाइन करें तो वो मैट्रिक स्पेस भी हो जाता है। तो अब यदि नॉन लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस हो गया तो उसमें मैट्रिक स्पेस के सारे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ओपन स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, जो कन्वर्जेंस है वो भी पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूटी, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम इस मैट्रिक के जो थ्रू उसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है कन्वर्जेंस इन नॉन लीनियर स्पेस। तो अब आप ये देखिए कि तो कन्वर्जेंस इन नॉन लीनियर स्पेस में हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस ले ली। अब वो सीक्वेंस x0 की तरफ कन्वर्ज करेगा कब? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m0 सच दैट दिस। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन और कुछ नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पे जो सिंपल आप जब आप रियल नंबर की सीक्वेंस पढ़ते थे तो उसमें करते थे मॉड ऑफ xn माइनस x0, या आप इसी को मैट्रिक स्पेस में जाते थे तो आप डिस्टेंस हो गया डी एक्सएन x0। तो अब चूंकि डी एक्सएन x0 यहाँ पे डिफाइन है मॉड ऑफ xn माइनस x0, तो यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि जो नॉन लीनियर स्पेस का सीक्वेंस xn है वो x0 की तरफ कन्वर्ज करता है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और यदि xn इधर जाता है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो और कुछ नहीं है, मैट्रिक स्पेस में जो कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। अब उसी तरीके से आपका कॉसी सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। तो कॉसी सीक्वेंस में जब आप मैट्रिक स्पेस पढ़ते थे तो यहाँ पर कहते थे कि डी एक्सएन एक्सएम, तो अब डी एक्सएन एक्सएम यहाँ पे हो गया नॉर्म ऑफ एक्सएन माइनस एक्सएम। तो वही फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m0 सच दैट नॉर्म ऑफ एक्सएन माइनस एक्सएम इज लेस देन एप्सिलॉन, कॉसी सीक्वेंस हो जाएगा। फिर अब आपने पढ़ रखा है मैट्रिक स्पेस में कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैट्रिक स्पेस के जो भी थ्योरम आपने पढ़े हैं सीक्वेंस से रिलेटेड वो सारे थ्योरम यहाँ पे आप अप्लाई कर सकेंगे नॉन लीनियर स्पेस में। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब आप यदि नॉन लीनियर स्पेस में एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं तो कॉसी सीक्वेंस हो जाएगा, लेकिन उसका जो इन्वर्स है वो करेक्ट नहीं है। अब यदि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नॉन लीनियर स्पेस है जिसमें जितने भी कॉसी सीक्वेंस हैं वो उसी स्पेस में कन्वर्जेंट हैं, उसी स्पेस में कन्वर्जेंट है, मतलब वहाँ पर एक ऐसा
उस स्पेस में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है कि वो सीक्वेंस उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करता है, तो वो जो नॉन लीनियर स्पेस है वो कंप्लीट कहलाता है। ये भी मैट्रिक स्पेस का ही कॉन्सेप्ट है कि आप मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट कब कहते हैं, व्हेन एवरी कॉची सीक्वेंस इन दैट स्पेस इज कन्वर्जेंट इन दैट स्पेस। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि किसी भी सीक्वेंस को हम उस स्पेस में कन्वर्जेंट तभी कहते हैं जब वो उसी स्पेस के किसी पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करे, तभी हम उसको उस स्पेस में कन्वर्जेंट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था कि आपने वेक्टर स्पेस देखा, फिर वेक्टर स्पेस में नॉर्म डिफाइन किया, फिर नॉर्म डिफाइन करने के बाद उस नॉर्म के थ्रू वो नॉन लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस हो गया, और उसमें फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा है। अब इसके बाद आपका आता है बनाक स्पेस। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में बनाक स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे।